हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा। इतने सारे चैनल्स हैं और इतने डॉक्टरों ने इसके बारे में बात किया है। अब मैं क्या नया बताने वाला हूँ? मैं कुछ भी नया नहीं बताऊँगा, बट मैं एक बात आपसे बता सकता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट वही करवाना चाहिए जिसको ज़रूरत है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई ऐसी वैसी सर्जरी नहीं है जिसको मन किया वो गया और करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन लोगों को करवाना चाहिए जिसको उसकी सख्त ज़रूरत है, और वो ज़रूरत डॉक्टर को और क्लाइंट को दोनों को क्लियरली समझ में आ जाए। हाय, दिस इज डॉक्टर जॉन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. I performed more than 1800 hair transplant surgeries passionately and still counting. हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें लोग जिनको गंजेपन से तकलीफ हो रही है उनको मोस्ट नेचुरल तरीके से बाल उगाया जा सकता है, और उन बालों को आप काट भी सकते हैं और उन बालों को स्टाइल भी कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, ये कौन करता है, इसको कहाँ कर सकते हैं, और क्या हर कोई आदमी जो बाल झड़ने के प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा है या तकलीफ हो रही है वो सब लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं क्या? हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी सर्जरी है जहां हम लोग पीछे में, हमारे सिर के पीछे जगह में जो परमानेंट बाल होते हैं उन बालों को निकाल के जिस जगह में यूजुअली साइड में या सामने के हिस्से में जहाँ पे गंजापन होता है उस जगह पे हम लोग बालों को इम्प्लांट करते हैं, और वैसे इम्प्लांट किए हुए बाल अच्छे से फिर वापस ग्रो होते हैं और उनको कट कर सकते हैं और स्टाइल भी कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि उसी जगह पे फिर से गंजापन नहीं होगा क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। उस जगह पे जहाँ पे हम लोग ने हेयर ट्रांसप्लांट से बाल उगाए हैं वहाँ पे गंजापन नहीं होगा, क्योंकि जो भी बाल हम लोग पीछे से निकाल रहे हैं वो DHT से इंडिपेंडेंट है। मतलब DHT एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से आप लोगों को गंजापन आता है, और जब हम लोग DHT इंडिपेंडेंट बालों को निकाल के अपने सिर के सामने वाले हिस्से में लगाते हैं तो वो बाल DHT इंडिपेंडेंटली आराम से ग्रो होते हैं और लंबे भी होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में मेनली दो तरह के सर्जरीज हैं। एक तो है FUT जो पुरानी सर्जरी है, और दूसरा है FUE जो नए किस्म की सर्जरी है। FUT में क्या करते थे, इससे पहले हम लोग पीछे में एक हिस्से को काटते थे और उस हिस्से में से बालों को सेपरेट करते थे जिसको स्लीवरिंग बोलते हैं, और सेपरेट किए हुए बालों को स्नगली इस एरिया में अरेंज करते थे। तो ये था पुराना मेथड जिसमें सिर के ऊपर एक मार्क रह जाता है और वो मार्क लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहता है। बाल बढ़ाते हैं तो वो पीछे वाला मार्क नहीं दिखता है, और जब कभी आप बालाजी के यहाँ जाते हो या फिर कभी आप मुंडन करवाते हो या टॉन्सिल करवाते हो तो वो वाला स्कार जो है विजिबल हो जाता है। लेकिन अभी जो न्यू मेथड आया है FUE, इसमें ऐसी कोई स्कार नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग पीछे काटते नहीं हैं। हम लोग पीछे में से एक माइक्रो पंच यूज करके उन बालों को जड़ से निकालते हैं और उन्हीं बालों को सामने में लगाते हैं। क्योंकि हम लोग माइक्रो पंच यूज कर रहे हैं उस जगह पे जो स्कार फॉर्म होता है वो नेग्लिजिबल होता है या दिखाई नहीं देता है। अगर आदमी गंजा करता है तो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे सकते हैं, और वो भी 2 या 3 दिनों में जो बाल उगते हैं उतने से वो पूरी तरह से ढक जाते हैं और स्कार कहीं भी विजिबल भी नहीं होता। और एक और एडवांटेज इस FUE मेथड में ये है कि ये बहुत जल्दी हील हो जाता है और आदमी अपने ऑफिस को या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में आराम से लग सकता है। अब FUE में ही कुछ और न्यू टेक्निक्स आए हुए हैं, जैसे कि बायो FUE एक हो गया, एडवांस्ड FUE एक हो गया, और DHT एक हो गया, एक और है DHI। तो वन बाय वन इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बायो FUE। जब हम लोग FUE से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन ग्राफ्ट्स को उस पेशेंट के खुद के PRP में सोक करके उन ग्राफ्ट्स को अरेंज कर रहे हैं या इम्प्लांट कर रहे हैं, और उसी सर्जरी के साथ में एक PRP सेशन भी दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बायो FUE कहते हैं। इसमें रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांस्ड FUE। एडवांस्ड FUE एक ऐसा मेथड है जिसमें पंचेस
स्टील के या टाइटेनियम के यूज़ करते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन भी फाइन इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हीलिंग टाइम कम होता है और रिजल्ट में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरे बात करेंगे हम लोग DHT के बारे में। DHT का मतलब है डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। DHT एक ऐसा मेथड है जिसमें बालों को निकालने में यानी एक्सट्रैक्शन में और इम्प्लांटेशन में टाइम गैप बहुत कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से रिजल्ट 2 to 3% इंक्रीज होता है, ऐसा स्टडीज बताते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है और इस सर्जरी से ज़्यादा ग्राफ्टों को लगाया नहीं जा सकता। एक छोटा सा हेयर लाइन करना हो तो कर सकते हैं, या एक छोटे से हिस्से में आपको लॉस हुआ है तो उसको भर सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या उससे ज़्यादा बॉल्डनेस से सफ़र हो रहा है तो उनको DHT के मेथड से ट्रांसप्लांट करना मैं सूचित नहीं करूँगा। चौथा मेथड है DHI। आजकल हम लोग सबके जुबान पे यही बात सुन रहे हैं, DHI DHI DHI। क्या DHI जितना बोला जा रहा है उतना एडवांस्ड है? तो इसका आंसर यस बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो है इम्प्लांटर पेंस यूज़ किया जाता है, जो कि बाकी सब सर्जरियों में फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। तो ये अपने अपने टेक्निक की चॉइस है, जो सर्जन या उसकी टीम जो कंफर्टेबल फील होती है उससे वो टेक्निक यूज़ करते हैं। अभी DHI में जो इम्प्लांटर पेंस यूज़ करते हैं तो वो पेंस से हम लोग बालों को इम्प्लांट करते हैं। ऐसे इम्प्लांट करने में 2 एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि हम लोग ज़्यादा घना कर सकते हैं और पास पास कर सकते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो इम्प्लांटर पेंस है हर क्लाइंट को अलग से पूरा नया सेट खरीद सकते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्लाइंट के ऊपर जो कॉस्ट बर्डन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और जब कॉस्ट बर्डन इतना बढ़ता है तो रिजल्ट क्या बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है? तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन 2 to 3% थोड़ी बढ़ोतरी तो होती ही है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पे कराना चाहिए? किसी सैलून में करा सकते हैं क्या? या कोई बंदा जो एक छोटे से रूम में बैठा हुआ है और वो पे बोल रहा है कि आपको मैं सर्जरी करवा दूंगा 10 रुपये प्रति ग्राफ्ट में, आप करा सकते हैं क्या? क्योंकि ये सर्जरी एक स्टेराइल कंडीशन में करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग को एक हॉस्पिटल सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप जिस सर्जन को ढूंढ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो या क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो या क्वालिफाइड ENT सर्जन हो या एटलीस्ट क्वालिफाइड सर्जन हो, और उसके पास एक वेल क्वालिफाइड ट्रेन्ड ऑपरेशन थिएटर असिस्टिंग टीम हो। इतना ही नहीं, जो हॉस्पिटल आपने चूज़ किया है उस हॉस्पिटल को लोकल हेल्थ अथॉरिटीज से पूरे के पूरे परमिशंस उपलब्ध हैं, ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि उनके पास प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है कि नहीं, और हर बार वो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उन डॉक्टरों से जिनसे आप सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो रहे हैं उनको BLS या ACLS, BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, इन दोनों चीज़ों में एटलीस्ट एक चीज़ में तो भी उनको ट्रेनिंग है। और किसी इमरजेंसी में दे हैव टाई अप विथ नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट इंटेंसिव सर्जन, या उनके पास भी इमरजेंसी को हैंडल करने की क्षमता है। जब आप देखते हैं कि ये सब फैसिलिटीज़ उस हॉस्पिटल में या आपके चूज़ किए गए सेंटर में है तो तभी अपना सर जाके उनके हाथ में रखिए, अदरवाइज अपना सर अपने पास ही रखिए। आप गंजे ही अच्छे हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग गिनी पिग टू सम अदर क्वैक्स। अब आपने अपना सेंटर चुन लिया, चुनने के बाद अब आप जिन सर्जन से सर्जरी करवाने वाले हैं देखिए कि उन्होंने एटलीस्ट 500 या 600 या उससे ज़्यादा सर्जरीज करे हैं, और उस सेंटर में आप पूछिए कि आपके रिज़ल्ट दिखाइए। अगर हो सके तो उनके क्लाइंट से, पुराने क्लाइंट से बात करने की कोशिश करिए। आप सेंटर में पूछ के उनके नंबर ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। हालांकि हर कोई बंदा जो सर्जरी करवा चुका है बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन रिक्वेस्ट करने से एक आदमी को हेल्प करने में उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उस सेंटर में
आपके लिए ऑनलाइन सपोर्ट या जब भी आप फिर से आके विजिट करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा है या नहीं। मतलब ऐसे सेंटर में मत जाइए जहाँ पे डॉक्टर घूम घाम के सडनली उस दिन आता है फिर चले जाता है। ऐसा सेंटर ढूंढिए जहाँ पे डॉक्टर साहब या उनके टीम वहीं पे रहते हों और डेडिकेटेडली लंबे समय से वह इस सर्जरी में इन्वॉल्व हैं। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, आप सब लोगों को इतना सब कुछ समझ में आने के बाद भी हम सब लोग एक चीज़ पे आके रुक जाते हैं, वो है कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट अगर हम लोग को कम दिख जाता है तो हमारा मन खींचता है उस तरफ जाने के लिए। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, जो भी चीज़ चीप है वो कभी भी बेस्ट नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ कॉस्टली है वो सबसे बेस्ट है। वो चीज़ को क्या दाम लगाना है या उस चीज़ के लिए कितना खर्च करना है ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप इतना तो सोचना है कि जो आदमी इतने कम दाम में आपको सर्जरी कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली स्टेरलाइज कर रहा है क्या, वो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट को पे कर रहा है क्या, और वो प्रॉपरली आपको डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है क्या। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के फिर आप अपना बजट सोचिए। ये मत सोचिए कि ऑलरेडी आपको एक बजट छोटा वाला दिख गया और उसके पास फट से गए और करवा लिए। एक बार जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बाल आपके सिर के ऊपर ज़िंदगी भर रहने वाला है, अगर सही तरीके से ट्रांसप्लांट कराओगे। अगर नहीं भी कराओगे तब भी रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा और परमानेंटली ये ऑकवर्ड दिखाई देते ही रहेगा। और आप लोग जब भी बात करोगे अपने सामने वाले आदमी से या अपने गर्लफ्रेंड से या दोस्तों के साथ भी अगर बैठ के चाय पी रहे हो और बात कर रहे हो, कोई भी आपके बातों से ध्यान हटा के उनका ध्यान पूरा आपके बालों के ऊपर जाएगा और हर बार उन लोग को ऐसा लगेगा कि ये कुछ अम्यूजिंग चीज़ है और वो लोग वहीं पे देखते रहेंगे और आपको बहुत दिक्कत होगी लोगों को फेस करने में। तो इसीलिए अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को चूज़ करते समय सतर्क रहें। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सर्जरीज किया, रिजल्ट्स कैसे हैं, तो ज़रूर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है और मेरे वेबसाइट का लिंक है, उसमें जाइए और एक्सप्लोर करिए और जितनी जानकारी ले सकते हैं लीजिए। और आपको लगता है कि मैं आपको समझ में आने के लिए कुछ और तरह के वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में ये बात लिखिए। मैं उसको देख के, उन कमेंट्स को पढ़ के जितना हो सकता है उनको आंसर करूंगा और जहां पे वीडियो बन सकता है वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। और भूलिएगा मत, ये वीडियो अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को किसी को यूज़फुल रहेगा तो ज़रूर शेयर करिए। दिस इज़ डॉक्टर जॉन साइनिंग ऑफ।